तो हम इसको रन करते हैं। हमारा फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया होगा। ठीक है, उसने क्या रिटर्न किया? टी। अब जब तक इस फंक्शन को हम बाहर से कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते ना, तो ये हमें सेम रिजल्ट देगा, हमेशा सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मिस्टर अली, ठीक है। अब मैं जब भी इसको कॉल करूंगा ये मुझे क्या देगा, क्या वैल्यू देगा? मैं इसको 10 दफा कॉल कर दूं, ठीक है, जितनी दफा कॉल करूंगा क्या रिजल्ट आएगा? सेम आएगा। तो पैरामीटर जो होता है ना, पैरामीटर का मतलब है हम फंक्शन को बाहर से कुछ वैल्यूज दे रहे हैं और हर दफा कोई नई वैल्यू ही आएगी। ठीक है, और उस वैल्यू के बेस पे वो हमें रिजल्ट देगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपको हर बंदे के लिए टी बनानी है अलग अलग, ठीक है, आप यहाँ पे लिखो ये आपका क्या है? पैरामीटर। क्या है? पैरामीटर। अब मैं यहाँ पे जो नाम लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको पर्सन नेम को यहाँ से पिक किया और यहाँ रखा और यहाँ पे मैंने इसको नेम के साथ शो करवा दिया, ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ मैंने अली दिया तो ये इसको ग्रीट करेगा, बताएगा कि आपकी टी रेडी है। यहाँ अहमद को बताएगा। ऐसे ही करेगा। नहीं, कैसे देंगे? वैल्यू कैसे पास करेंगे अंदर? हर दफा नई वैल्यू कैसे पास करेंगे? हर दफा नई वैल्यू पास नहीं हो सकती। आपको ये बताया था फंक्शन के बारे में, आपको थोड़ा और ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब है आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये मल्टीपल फाइल्स में यूज़ होता है। अब मल्टीपल फाइल्स से आपको डेटा चाहिए तो आप मल्टीपल फाइल्स में कॉल हो रहा है, अलग अलग जगहों पे कॉल हो रहा है, अलग अलग वैल्यूज़ के थ्रू कॉल हो रहा है, तो हमें पैरामीटर देना ज़रूरी है। हम किसी वेरिएबल को उठा के नहीं रख सकते, क्योंकि ये जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा ना, अभी हम देखेंगे, मैं इसको जब एक्सपोर्ट कर दूंगा तो फिर मैं यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हैं उन सब में इसको एक्सेस कर सकता हूँ। जब एक्सेस कर सकता हूँ तो मेरे पास हर फाइल के अंदर अलग अलग सिनेरियोज होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर आ सकती हैं। तो वो तरीका एक ही है कि हम यहाँ पे क्या करें, पैरामीटर रखें और यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते रहें। ठीक है, कोड मिल जाएगा आपको, टेंशन क्यों? ग्लासेस ले लें तो फिर अच्छा, ठीक है। अब आया समझ में आप लोगों को? अब यहाँ पे आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, सही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम आगे जाके देखें, हम पूरा पूरा एरे भी पास कर सकते हैं और चीज़ें बहुत कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया, पर्सन नेम रखा और हमने डिफरेंट पर्सनस को यहाँ से पास किया, तो उसने हमें डिफरेंट रिजल्ट दिया, हर बंदे के नाम के साथ रिजल्ट दिया आपको। ठीक है, कोई सवाल? उसका यहाँ से क्या ताल्लुक है? हाँ, नहीं, इससे उसका क्या ताल्लुक है आर्ग्यूमेंट्स का? क्या क्वेश्चन है जी? किस चीज का? ठीक है जी, तो वो कोई और सवाल है ना, वो हम देख लेंगे। इससे कोई सवाल है तो बताएं आप लोग।
सबको मतलब सब समझ आ गया? ठीक है भाई, आगे चलते हैं, आप लोग को समझ आ गया। पैरामीटर्स ये हैं, आर्ग्यूमेंट्स ये हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सोचे कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट का क्या मतलब होता है भाई? कभी नाम सुना है डिफॉल्ट? डिफॉल्ट सेटिंग्स है मोबाइल के अंदर, कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स आती है, उसका क्या मतलब होता है? पहले से होती है, ठीक है। अगर आप सेटिंग नहीं भी करोगे वो सेटिंग होगी, ऐसे ही है ना। कंपनी की तरफ से फॉर एग्जांपल ये बैक लाइट, ये जो लाइट होता है इसका टाइम होता है ना, ये 30 सेकंड बाद लॉक हो जाए, बंद हो जाए, 50 सेकंड बाद हो जाए, 1 मिनट बाद हो, 2 मिनट बाद हो। ये देखा है आपने? ये सेटिंग देखी है सबने? तो या फिर आप सपोज करो कि एक सैमसंग का मोबाइल है, उसकी डिफॉल्ट ट्यून होती है, तो अगर आप नए मोबाइल खरीदोगे सब में सेम ही होगी, सेट की होगी कंपनी ने, ठीक है। वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट पैरामीटर्स भी होते हैं, सही है। जिस तरह इसने यहाँ पे दिया हुआ है, नेम को क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड। तो हम भी यहाँ करते हैं, हमारा ये जो फंक्शन है इसको हम एक डिफॉल्ट नाम दे देते हैं, सही है। हम कहते हैं ये नाम है इसका, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करता हूँ और मैं इसको कोई भी वैल्यू पास नहीं करता, तो डिफॉल्ट का क्या होना चाहिए? डिफॉल्ट का उसको इस वाले में क्या प्रिंट करना चाहिए? लास्ट वाले में नासिर को प्रिंट कर देना चाहिए, क्योंकि डिफॉल्ट नासिर, अगर कुछ भी नहीं मिला उसको तो वो क्या करेगा? नासिर को पिक करके दिखा देगा, ठीक है। ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, ये देखो, सही। तो ये आपके काम आते हैं अगर फॉर एग्जांपल यूजर कोई वैल्यू देना भूल जाए। अगर वो भूल जाए और उसने फंक्शन कॉल कर दिया और आपको उस वैल्यू की जरूरत थी, तो फिर वो मसला हो जाएगा ना, फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो डिफॉल्ट वैल्यू से आप चला दो ताकि कोई मसला ना आए, कोड में इश्यूज ना आए, ठीक है। एक एग्जांपल इसने दी हुई है यहाँ पे, ये कह रहा है डिफॉल्ट पैरामीटर शुड ऑलवेज कम आफ्टर नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर्स। मतलब अगर आपको कोई पैरामीटर देना है जो कि डिफॉल्ट यूज कर रहे हो, तो वो आप शुरू में नहीं दे सकते, सही है। अब अगर इसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह करूंगा तो इसमें इशू आ जाएगा। इसमें क्या इशू आएगा? अगर मैं यहां से खाली छोड़ता हूं, अगर मैं यहां से खाली छोड़ता हूं तो इशू क्या आएगा? यहां पे तो हमने डिफॉल्ट नहीं रखा, डिफॉल्ट नहीं रखा ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे वो क्या दे देगा? उसको वैल्यू मिलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एम्प्टी छोड़ा, ठीक है, तो उसको वैल्यू नहीं मिलेगी, या फिर हमें ज़बरदस्ती इस तरह करके खाली छोड़ के फिर इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, सही है। तो उन्होंने ये कहा है कि आप जो है ना डिफॉल्ट पैरामीटर अगर कुछ दे रहे हैं तो वो एंड में रखें, चाहे वो 10 हो 20 हो जितने भी हो, लेकिन एंड में रखें, नॉन डिफॉल्ट को पहले रखें, सही है। सेम एक फंक्शन आपको यहाँ दिया हुआ है, इसमें देखिए उन्होंने डिफॉल्ट अमाउंट रखी हुई है 10। एक फंक्शन है उसमें उसने डिस्काउंट का फंक्शन बनाया है, प्राइस आपने देनी है और अमाउंट 10 है, ठीक है। प्राइस में से जो भी इसका एक फॉर्मूला है इसने डिस्काउंट निकाला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कोई अमाउंट नहीं भी देते, सिर्फ प्राइस लिखते हैं, तो डिफॉल्ट पे क्या हो जाएगा? 10 माइनस हो जाएंगे उससे, सही है। तो ये भी एक एग्जांपल है इसकी। फिर आपके पास है रैंडम इंटीजर्स। रैंडम के बारे में पता है आपको ना? रैंडम नंबर्स पता है ना, ठीक है। वो कह रहा है वी मैथ डॉट रैंडम मेथड इन द नंबर्स चैप्टर 4 में हमने इसको देखा था, विच क्रिएट्स अ रैंडम डेसिमल बिटवीन 0 एंड 1। We often need a random integer value in programs. In fact, we use the following code to choose the random number between 1 and 10 in the higher or lower game from the last chapter, ठीक है। तो ये उसके बारे में बता रहा है आपको, सही है।
फंक्शन ही है, ये उसकी लॉजिक है, इसको आप रहने दें। हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर कोई रिटर्न हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं उसको, अगर रिटर्न करना है हमें कुछ भी तो हमें किस में असाइन करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट में या किसी वेरिएबल में, ठीक है। फिर कॉल करना पड़ेगा ताकि जो वैल्यू रिटर्न हो वो हम कैच कर लें किसके अंदर, मैसेज के अंदर। पता है ना हम लोग को, ये अगर कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो कैच करने के लिए वैल्यू को आपको किसी वेरिएबल में उसको कॉल करना पड़ेगा। ऐसे अगर आप कॉल कर दोगे तो वो वैल्यू कहीं कैच नहीं होगी, सही। एक फंक्शन बनाया इसने जिसके अंदर वो क्या चेक कर रहा है, एज चेक कर रहा है। ये देखें, एक यूजर है, यूजर की जो भी एज होगी वो चेक करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एज 18 से लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब यूजर क्या है, चाइल्ड है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको कॉल करोगे, लॉग ही कर लो, इस चाइल्ड आपने कहा 32, सही है। अब अगर आप इसको लॉग करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि यूजर चाइल्ड नहीं है, वो 18 से अबव है तो वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। सर ट्रू फॉल्स भी आप रिटर्न कर सकते हो, फिर उसकी बेस पे आप नेक्स्ट काम कर सकते हो कि अगर उसकी एज 18 से अबव है तो फिर क्या होना चाहिए, सही है। अगर ट्रू हो जाएगा फिर आप कोई और कंडीशन चल जाएगी, सही। कोई सवाल यहाँ तक? कॉल बैक फंक्शन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। कोई सवाल है फंक्शन से रिलेटेड? ऑब्जेक्ट्स, चैप्टर 9। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास, कितने, 16। सारे नहीं पढ़ने हमने, अच्छा जी। हमारे पास फंक्शन हो गया रेफरेंस टाइप में और एरे हो गया। अब हमारे पास है लास्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, चलो इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज्ड इन प्रोग्रामिंग. They can be used to represent real world objects such as people, animal, places, as well as more abstract concepts such as bank account, details, dates और file structure. ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एब्स्ट्रैक्ट नहीं पता? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है, वो सांचा देखा आपने, डाई देखिए, डाई का नाम सुना है कभी? नहीं, सांचा, सांचा नहीं, स्ट्रक्चर नहीं। डाई का मतलब पता है? डाई, समोसों की डाई देखी आपने? आटा रख के शेप बनाते हैं ना, शेप्स होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड, उर्दू में बोल रहा हूँ ना, ठीक है। केक बनाते हैं, केक का सांचा होता है ना, ठीक है, उसको खुद बैठ कर तो गोल नहीं कर रहे होते, सही है। तो हर चीज को वो होता है ना, तो डाई होती है। तो एब्स्ट्रैक्ट यही है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और वो ऑब्जेक्ट हम यूज करेंगे लाइक फ्यूचर में कि इसके अंदर ऐसा डेटा आ सकता है, ऐसा ही आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कुछ डिजाइन करते हैं ना कंप्यूटर साइंस में, तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ऐसा डेटा ही आएगा इसके अंदर, और कोई डेटा नहीं आ सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया बायोडेटा का, ठीक है। आप एब्स्ट्रैक्ट में क्या बनाएंगे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, एज,
डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आप डालेंगे, ठीक है। तो ये आप एक एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं। अब इस बायोडाटा को यूज करके हम डिफरेंट लोगों का डेटा इसके अंदर फीड कर सकते हैं, सही है। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट बोल रहे हैं ना, वो इसी की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स आर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यूज्ड इन प्रोग्रामिंग। They can be used to represent real world objects such as people, animal or places, as well as more abstract concepts such as bank account details, dates और file structures, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखें, अगर हम डेटा स्टोर करना है हमें, अभी अगर हम बायोडेटा का पूरा स्टोर करेंगे तो हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना, नेम का अलग बनाएंगे, लास्ट नेम का अलग बनाएंगे। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो ना, तो वो सारा कंबाइन होके एक ही वेरिएबल में आ गया, ठीक है। तो आपके लिए डेटा को मैनेज करना इजी हो जाता है, सही है। अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे तो वो उसको मेंटेन करना, फिर वो मेमोरी में ज़्यादा जाके बैठेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा है ना कि वेरिएबल कैसे बैठता है, जाके वो मेमोरी को लेता रहेगा, स्टैक में जगह बनाता रहेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर 20 वेरिएबल्स भी एक साथ ही आ जाएंगे, ठीक है, 20-25 जितने आपने बनाने, सही। और रियल वर्ल्ड में डेटा ऐसे ही आता है, वेरिएबल के अंदर एक एक करके नहीं आ रहा होता, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सही। कोई सवाल अभी तक नहीं है? अच्छा, इन सम लैंग्वेजेस सच एज रूबी पर्टिकुलरली एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये रूबी की बता रहे हैं, उसमें हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। देयर आर नो प्रिमिटिव वैल्यूज, मतलब उसके अंदर प्रिमिटिव वैल्यूज नहीं है, लाइक स्ट्रिंग, इंटीजर, इस तरह का कुछ नहीं है, सब मिक्स होके आया है। वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट ही है, सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है उसकी नजर में, सही है। इवन द नंबर 0 इज एन ऑब्जेक्ट, वहां पे नंबर 0 हमारे पास बुलियन होता है ना, वहां पे वो भी ऑब्जेक्ट है। A large number of languages such as Java are class based languages। अब Java एक और लैंग्वेज है, उसके बारे में बता रहे हैं, वो क्या है, वो क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। These involves creating class that act as an blueprint for creating all objects in that class। For example, अच्छा, JavaScript में भी क्लासेस बनती हैं, सही है। क्लासेस क्या होती हैं, blueprints for creating all the objects in that class। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्लास क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार क्लास माइट स्पेसिफाई ऑल कार ऑब्जेक्ट्स विल हैव एन इंजन, 4 व्हील्स एंड अ चॉइस ऑफ कलर। क्लास कुछ भी नहीं, क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर आप क्लास कार की बनाते हैं तो उसके अंदर कार की क्या होंगी, पहले तो उसकी जो है ना, वो ये जिस तरह आपको उसने बताया कि 4 व्हील्स हैं, इंजन है, चॉइस ऑफ कलर है, ठीक है। तो ये सारी क्या होंगी, उसके अंदर डेटा होगा, फीड होगा बस। जावास्क्रिप्ट इज नॉट अ क्लास बेस्ड लैंग्वेज, तो ये क्लास बेस्ड नहीं है, ये जस्ट इसने एग्जांपल दी है। ऑल्दो यू कैन डिफाइन क्लासेस इफ यू वांट टू, एज यू वी विल सी लेटर इन द बुक, इट अलाउज यू टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स क्विकली एंड इजीली विदाउट द नीड ऑफ डिफाइनिंग अ क्लास फर्स्ट, ठीक है। और लैंग्वेजेस में अगर आपको बनाना है ऑब्जेक्ट तो आपको क्लास बनानी पड़ती है, सही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट वो क्या कह रहे हैं, विदाउट क्लास आप बना सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्लास आगे भी पढ़ेंगे जाके जावास्क्रिप्ट की। तो अभी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जाके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इन दिस चैप्टर क्या क्या पढ़ाएगा हमें, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट मेथड्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट और दिस क्या है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। अब ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, objects can have properties and methods। properties are information about the object and methods are actions that the object can perform, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कार की एग्जाम्पल लेते हैं। कार की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, अभी उसने बताया, कलर, मॉडल, इंजन और 4 व्हील्स और लाइट्स, बैक लाइट्स, कैमरा भी होता है कि कुछ कार्स में होता है, कुछ में नहीं होता, ठीक है। और डोर, माशाल्लाह, तो कहा ये तो हो गई ना यार, चलो डोर भी उसकी प्रॉपर्टी है ना, उसके बगैर तो वो कार नहीं होगी। डोर के बगैर क्या होगी वो जी, साइड मिरर्स, ये सारी क्या है इसकी प्रॉपर्टी। इसका फंक्शन क्या है, कार में कोई फंक्शन भी है या नहीं, ये तो अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने बताई ना। साइड मिरर एक फंक्शन
इंजन है, इंजन स्टार्ट होता है, वो चलता है, जब वो चलता है तो वो व्हील्स घूमते हैं ना। हाँ, तो इसी तरह हम पूरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेथड्स क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। अब एक्शन में क्या है? वो चल रहे हैं, व्हील घूम रहे हैं, ठीक है, विंड स्क्रीन पे वाइपर्स घूम रहे हैं, अगर आपने लाइट्स बोली है तो इंडिकेटर बटन से जल रहे हैं, सही है, ये सारा काम हो रहा है। तो वो क्या है? मेथड्स हैं, और प्रॉपर्टीज वो सारी जो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल होती है डॉग की। यहाँ पे तो ऑक्टोपस है, वो डॉग की भी होती है। अब डॉग की प्रॉपर्टीज क्या है? उसकी 4 टांगे, 2 आंखें, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है? वो बार्क करता है, ठीक है, और वो खाता है, चलता है, ये सारी क्या है? अब हम हाँ, उसकी ब्रीड अलग अलग होंगी डॉग्स की, सही है। तो इस तरह कार के मॉडल्स अलग अलग होंगे। अब इन्होंने जो एग्जांपल लिए ना वो ऑक्टोपस के लिए, हम देखते हैं। जी अब इसमें से हमने प्रॉपर्टीज निकालनी है। देखें, ये आपका एक ऑक्टोपस है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज इसने बताई हैं। सबसे पहले इसका नाम, ठीक है, नेम और लेग्स। अब लेग्स की वैल्यू 8 है, अगर ये गलती से टूट जाए तो 7 हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी ना उसकी, ठीक है। इंसान की भी एक टांग टूट जाए तो 1 हो जाएगी। तो ये वैल्यूज हैं जो कि चेंज हो सकती हैं। अब ये इसने उनका नाम रखा हुआ है ऑक्टोपस, सही है, कोई और भी नाम रख सकते हैं हम, सही है। और उसके मेथड्स कौन कौन से? स्विम, वॉक, रीग्रो लेग्स। रीग्रो लेग्स मतलब ये इसके 3 फंक्शन इसने डाले। एक तो स्विम कर सकता है, वॉक भी कर सकता है टांगों से, और अगर एक टांग टूट जाए तो दोबारा से रीग्रो भी हो सकती है, सही है। आया समझ में? तो अब जब हम डेटा बनाएंगे, अपना चीजें बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टीज को अलग अलग इस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज और मेथड्स को या फिर एक्शंस को। Objects are often used to keep any related information and functionality together in the same place. इसका मतलब है कि सेम चीजें रखेंगे हम। अगर हम ऑक्टोपस के बारे में चीजें रख रहे हैं तो हम ऑक्टोपस की ही चीजें रखेंगे, ठीक है। तो सेम रिलेटेड चीजें होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने बायोडेटा की एग्जांपल दी, तो उसके अंदर बायोडेटा से रिलेटेड चीजें ही आएंगी, ठीक है। उसके अंदर ये नहीं होगी उसके पास कार कौन सी है, उसके पास जूते कौन से हैं, कपड़े कौन से हैं, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। बायोडेटा में क्या होता है? बायोडेटा हमने नाम दिया ना, तो उसके अंदर उसका सारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्या कहते हैं, डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीजें आएंगी, रिलेटेड चीजें आती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू वर राइटिंग सम कोड इन्वॉल्विंग अ स्क्वायर, यू माइट क्रिएट अ स्क्वायर ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या प्रॉपर्टीज होंगी स्क्वायर की? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? लेंथ। लेंथ इसकी 5 है। फिर इसका मेथड्स क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, और इसका एरिया क्या है। ये 2 फंक्शंस है ना, सही है। इनमें से हम क्या कर सकते हैं? फंक्शंस है, ये डायनेमिक वैल्यूज हैं, लेंथ चेंज करोगे ये इनका रिजल्ट अलग हो जाएगा, ऐसा ही है। तो स्क्वायर की एग्जांपल ली इसने, तो उसने लेंथ प्रॉपर्टी है इसकी, और बाकी क्या है? मेथड्स। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर distinguishing features of the JavaScript language, as they allow objects to be created quickly without the need of defining a class, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, जावास्क्रिप्ट में हम बगैर क्लास बनाए भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? हम आज क्या कर सकते हैं? हम आओ पानी पियाओ। क्या कर सकते हैं हम? ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट बना सकते हैं, क्लास की जरूरत नहीं है। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट लिटरल इज अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। अब ये वही चीज बता रहे हैं, अब थोड़ा सा और जो है ना वो आपको टेक्निकल लैंग्वेज में बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट लिटरल भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। इज अ सेल्फ कंटेन्ड सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यूज। बार बार आपको बता रहे हैं कि क्या होंगी? रिलेटेड वैल्यू डालना। आप ऐड तो कुछ भी कर सकते हो, आपको मना थोड़ी करेगा वो, ठीक है। लेकिन बायोडेटा में आपने जो है ना वो अनरिलेटेड डेटा दे दिया तो उसका फायदा नहीं होगा। अगर आपने डेटा देना है, बायोडेटा का अलग है और कोई और डेटा अलग है, तो आप अलग अलग बनाएं। प्रॉपर्टीज कैन बी ऑलमोस्ट ऑफ एनी टाइप, एनी डेटा टाइप, कोई भी डेटा टाइप आप उसके अंदर रख सकते हो, सच एज नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, एरे और इवन अदर ऑब्जेक्ट्स, सही है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, जिस तरह एरे हमने रखा था, एरे के अंदर एरे,
तो हम ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं. इफ अ प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन देन इट इज नोन एज अ मेथड. कोई प्रॉपर्टी अगर फंक्शन है, ठीक है, हमने जो फंक्शंस बनाए हम किसी प्रॉपर्टी पे रख दें तो वो क्या कहलाएंगे? मेथड्स. To create an object literally in JavaScript, simply enter a pair of curly braces. The following example creates an empty object that's assigned to the variable my object. वो कह रहा है कौन सा बनाओ, इसकी एग्जांपल ही फॉलो करते हैं. माई ऑब्जेक्ट बनाओ, इक्वल्स टू डालो और ये कर्ली ब्रेसेस डाल दो. ये क्या बन गया? आपका ऑब्जेक्ट बन गया. बस. You don't have to start with an empty object. You can place the properties and methods inside the curly braces. The following code could be used to represent information about square. अब स्क्वायर की इंफॉर्मेशन हम किस में ऐड कर रहे हैं? स्क्वायर के ऑब्जेक्ट के अंदर. ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं. ये तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है. अगर आप इसको कंसोल करते हो अभी तो ये खाली ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, ये क्या आ रहा है? एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है. अब हम स्क्वायर वाला, सॉरी, इसमें क्या हो रहा है देखें. फॉर एग्जांपल आपने स्क्वायर का एक वो बनाया, इसमें आपने साइड्स ऐड करनी है. आप साइड्स ऐड करें, साइड्स, और ये कॉलन डालें और वैल्यू दे दें. अगर नंबर में देनी है तो नंबर में लिखें, वरना आप स्ट्रिंग में देनी है तो स्ट्रिंग में लिखें. ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. सही. अब अगर मैं इस स्क्वायर को प्रिंट करता हूं, अब देखें इस तरह आ गया. वो जो कर्ली ब्रेसेस थी उसके अंदर क्या आ गया? साइड्स 4 आ गए. सही है. बाकी इसकी और भी वैल्यूज हैं. इस तरह लेंथ 5 है, पैरामीटर 20 है और एरिया. अभी जो सारी वैल्यूज हैं ये कौन सी हैं? नंबर्स में है. ऐसा ही है ना. अभी हम देखते हैं, हम स्ट्रिंग वगैरह भी आगे ऐड करेंगे. ईच प्रॉपर्टी हैज अ की एंड एसोसिएटेड वैल्यू. अच्छा, की इसमें क्या है? साइड्स, और वैल्यू क्या है? 4. फिर की लेंथ है, फिर की पैरामीटर है और एरिया है. जो चेंज होती है वो वैल्यू है. ठीक है, जो इधर आएगी कॉलन के इस तरफ जो आएगी वो क्या है? वैल्यू है. तो इसको हम कहते हैं की वैल्यू पेयर भी कहते हैं. ठीक है, की वैल्यू पेयर एक वर्ड है जो कि यूज होता है. अच्छा, ये जो चीज बता रहा है वो ये है कि देखो, अगर आप यहां पे कॉमा नहीं डालते ना इधर, फॉर एग्जांपल आपने साइड्स की एक वो बनाई और आपने कॉमा नहीं डाला, आपने दूसरी प्रॉपर्टी बना दी, तो ये क्या देगा? एरर देगा. आपको कॉमा डालना जरूरी है. फिर आपने एक और प्रॉपर्टी ऐड करी, फिर से आपको कॉमा ऐड करना जरूरी है. ठीक. फिर अगर आपने एक और प्रॉपर्टी ऐड करी, फिर से आपको कॉमा देना जरूरी है. लेकिन जो लास्ट होगी, लास्ट मतलब अगर इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो कॉमा देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अगर आप कॉमा दोगे तो ये एक्स्ट्रा है. ठीक है, एरर नहीं देगा, लेकिन ये क्या है? एक्स्ट्रा है. फिर आपके होता है मेथड्स. मेथड्स लुक सिमिलर टू अदर प्रॉपर्टीज बट आर डिफाइंड एज अ फंक्शन. द फॉलोइंग कोड शोज हाउ we would create an object literal to represent a duck with a quack method. ठीक है, अगर हमें डक को रिप्रेजेंट करना है, क्वैक मतलब क्या होता है? क्वैक वो बोलती है ना, जो उसके बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अभी हमने डक का एक ऑब्जेक्ट उठाया. अब डक के ऑब्जेक्ट में ये दो चीज हमने ऐड कर दी. सबसे पहले हमने क्या ऐड किया? नेम, और उसकी लेट्स की ऐड करी. एक नेम की ऐड करी और
लेग्स की ऐड करी, सही है। और फिर हमने एक क्या ऐड किया, एक मेथड ऐड किया, हमने क्वैक की एक की बनाई और उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, फंक्शन डाल दिया। पहले तो हम सिर्फ वैल्यूज डाल रहे थे, देखिए ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है और ये क्या है, पूरा फंक्शन है विदाउट नेम, इसका कोई नाम नहीं है ना फंक्शन का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलर्ट करवाएगा। कोई सवाल, कोई सवाल? अब हम एक काम करते हैं, अब हमें अगर फॉर एग्जांपल हमें इस डक की ये वैल्यू चाहिए, नेम को हमें गेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कंसोल में लिखें या फिर यहां आ जाएं, डक तो हमारे पास अवेलेबल होगा, डक अवेलेबल है ना हमारे पास। डक के अंदर 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, नेम की, लेग्स की और क्या आ रहा है, मेथड आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डक डॉट, डॉट जैसी लगाएंगे तो हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज आ गई, लेग्स की, नेम की और क्वैक। अब हम सबसे पहले लेग्स को चूज करते हैं, तो हमें क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। इसी तरह अगर नेम पता करना है तो हम डॉट नेम करेंगे तो हमारे पास क्वैक की आ जाएगा। अब हमें फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन कैसे कॉल होता है, कैसे कॉल होता है, फंक्शन का नाम लिखते हैं जो हमने यहां लिखा और आगे क्या डालते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, आई समझ में। तो अब हमने क्या किया, हमने 3 अलग अलग मेथड्स प्रॉपर्टीज को एक उसके अंदर, अभी डक है ना, अब डक से रिलेटेड होगी, अभी बार्क का फंक्शन बना दूंगा तो क्या होगा, वो अनरिलेटेड डेटा हो गया ना, बात तो डॉग करता है ना, डक तो नहीं करती। हम लिख सकते हैं, हमें रोकेगा तो नहीं वो, ठीक है, रोकेगा नहीं, लेकिन वो अनरिलेटेड डेटा हो जाएगा। रिलेटेड डेटा लिखना है, अगर डक का ऑब्जेक्ट बनाया तो डक की सारी चीजें लिखनी है, सही। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो पूछे, फिर हम आगे चलेंगे। कोई सवाल? अगर मैं यहां पे एक फंक्शन बनाऊं ऐसे, अगर मुझे इस फंक्शन को यहां रखना है, मैंने फंक्शन तो ऊपर बना दिया, अब मुझे ग्रीट की एक मैंने की बनाई और मैं यहां फंक्शन रखना चाहूं तो रख सकता हूं, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन यहां कैसे रखूंगा, नाम लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा या पूरा कोड दोबारा लिखूंगा, नाम लिख के ब्रैकेट डालेंगे। अगर सिर्फ नाम लिखूं तो ब्रैकेट डालने का मतलब है हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और अगर अभी सिर्फ ये डालूं तो उसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं। क्वैक भी देखो सेम आ रहा है, ग्रीड भी सेम आ रहा है, इसका मतलब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। क्वैक को भी हम कॉल करते हैं ना, और ग्रीड को भी, तो ग्रीड के लिए हमें ये इस तरह लगाने पड़ेंगे, ऐसा ही है ना। और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉल कर दूं, इधर डायरेक्ट ही कॉल कर दूं, फिर क्या होगा, क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डायरेक्ट ही कॉल हो रहा है, वो इधर अंदर आके कॉल हो गया। तो हमें ब्रैकेट नहीं लगाना, हमें अगर कोई फंक्शन रखना है यहाँ पे जो कि बाहर पड़ा हुआ है, तो सिर्फ हम नाम देंगे, जब नाम देंगे तो उसका क्या बन जाएगा, रेफरेंस बन जाएगा, वो सही है, उसका वो लिंक बन जाएगा। अगर कुछ चेंज उसमें होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ भी हो जाएगा, सही। हमने सिर्फ क्या दिया है, लिंक किया उसको, सही।
तो आप ये भी कर सकते हो, आप बाहर फंक्शंस बनाओ, उनको कहीं और भी यूज करो और इसके अंदर भी यूज कर लो। सही। फिर आपके पास दोबारा से उसने गेम शुरू कर दिया, कौन सा? गैस अगेन। अब ये क्या कह रहे हैं? वी कुड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ देम। ऐसा ही है, हम इन चारों को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और इनको अलग अलग वैल्यूज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे हम देखेंगे। ईच ऑब्जेक्ट वुड कंटेन प्रॉपर्टीज डिस्क्राइबिंग देयर नेम एंड बुलियन वैल्यूज टू इंडिकेट इफ दे आर वेयरिंग ग्लासेस एंड अ हैट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट वुड रिप्रेजेंट एल्फी लाइक दिस। ठीक है, ये एल्फी है और इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ जिसके अंदर नेम, पिक्चर, ग्लासेस और हैट आ रहे हैं। अब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सही, लेकिन वैल्यू अभी किसकी आ रही है? इसके अंदर एल्फी की आ रही है। अच्छा जी, तो हम इसी तरह बेटी को भी कर सकते हैं, गैमा को भी और डेल को भी। कोई सवाल इसमें? नेम, पिक्चर, ग्लासेस और हैट रिलेटेड डेटा है, कोई अलग से डेटा तो नहीं आ रहा ना इसके अंदर, रिलेटेड डेटा ही आएगा। Creating an object from variables. We can also create object using the variable that already can be seen in the example below. ये भी हमने बनाया ना, अभी हमने फ्लाई को रखा था, लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें भी इसने ऑब्जेक्ट बनाया लेकिन इसमें वो कॉलन नहीं डाला, इसने नहीं डाला ना कॉलन, सिर्फ की लिखी और बस छोड़ दिया। ये भी चलेगा। ये क्यों चलेगा? क्योंकि अगर आप इसको ये पास करते हो नेम, तो ऑटोमेटिकली इसकी की क्या बन जाएगी? नेम। और लेग्स इसकी की है और फ्लाई इसकी की है, और सेम जो ये जो लेग्स की वैल्यू है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगी। ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है जो उन्होंने ऐड किया हुआ है, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब अगर आप एलिफेंट को एक्सेस करेंगे तो डॉट नेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये डम्बू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेग्स करेंगे तो ये आ जाएगा और फ्लाई करेंगे तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। एलिफेंट को आप यहाँ पे चेक करें, ये देखें नेम भी आ रहा है, लेग्स भी आ रहा है और फ्लाई भी हो रहा है। अब आप एलिफेंट पिक करें और डॉट नेम करें, सही है। तो ये शॉर्टकट वे है। अगर आप कोई वेरिएबल एज अ की पुट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख दो, डॉट कॉलन लिख करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता यहाँ पे नाम चेंज हो और मुझे नेम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता बर्ड नेम इज इक्वल टू नेम, तो तब तो मुझे अलग बनाना पड़ता, सही। अगर मुझे वेरिएबल्स का नेम और वो सेम रखना है, की का नाम, तो तब हम डायरेक्ट बस वो लिख देंगे, ये खुद ही की बन जाएगी। ठीक है। ये जिस तरह लेग्स है, मुझे लेग्स की वैल्यू तो चाहिए लेकिन लेग्स मुझे कुछ और चाहिए, तो फिर हमें यहाँ पे की डालनी पड़ती है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। अब अगर आप एलिफेंट को देखते हैं तो एलिफेंट कुछ इस तरह आएगा, सही। कोई सवाल इसमें? नहीं है? अच्छा, notice that if the variable have already been declared and assigned to values or function, you can only have to place the variable name inside the object and will assign the properties in method to match the variable. इसकी बात कर रहा है। या अगर पहले से ही नेम, लेग्स, फ्लाई डिफाइन था तो हमने जस्ट नाम लिखा, उसने खुद ही उसको डिफाइन करके रख दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड सिंटैक्स। तो क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड सिंटैक्स, मतलब ये शॉर्ट हैंड हो गया ना, आपको आधा लिखना पड़ा। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज जिस तरह हमने सीएसएस में पढ़ी थी, हम बॉर्डर के लिए 3 अलग अलग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और एक ही प्रॉपर्टी को जम करके भी, मर्ज करके भी लिख सकते हैं। तो सेम ये भी ऐसे, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। तो ये जो एलिफेंट इसने बनाया था, आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो। अब हमें ये डिफाइन चूज करना है कि ये मेथड हमारे लिए सही है, ये वाला सही है। कौन सा सही है? ये वाला है, ये वाला, सेकंड या लास्ट, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सही है ना। अभी तो ये 3 3 4 4 है। जब ज्यादा कोड बढ़ जाता है, जो मैंने आपको कोड दिखाया था, तो उसमें फिर हम यही नहीं करते, हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज करते हैं ताकि कम से कम कोड हो हमारे पास, सही। अच्छा,
यू कैन, अच्छा प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, यू कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग डॉट नोटेशन, जो हमने कर चुके हैं। हम डॉट करके प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यूज। अभी हमने देखा है ना यहाँ पे, ये डक की एग्जांपल लेते हैं। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। डक डॉट नेम करते हो तो डक इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको कमेंट किया होता ना हमने। अब अगर हम डक करते हैं, डक डॉट करेंगे, हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टीज इसकी आ जाएंगी, ग्रीट, लेग्स, नेम और क्वैक। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप डक लिखें और इस तरह ब्रैकेट डालें और यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, तब भी हमारे पास आ सकता है। दोनों तरीके हैं, ठीक है। कोई सवाल? ये वाला तरीका जब आपको बहुत डायनामिक काम करना होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी निकालनी होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कौन सी वाली प्रॉपर्टी उस वक्त निकलेगी, ठीक है। वो आप कैलकुलेशन करते हो, वहाँ से कोई चीज़ आती है, कोई वैल्यू आती है, वैल्यू को आप इसके अंदर रखते हो, तो तब ये यूज़ होता है। सही है, इसको हम देखते हैं। ये देखो, अगर आप कंसोल कर रहे हैं डक को, ठीक है, ये ब्रैकेट है, लेकिन अगर अभी हमें नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे यूज होगी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बना के रख देंगे। एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम लेंगे प्रॉप नेम, मतलब प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रॉप नेम की एक वो बनाते हैं और यहाँ पे हम देते हैं लेग्स, ठीक है। समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? अब यहाँ प्रॉपर्टी उठ के आएगी। डॉट वाले में हम ये काम नहीं कर सकते थे, यहाँ हम कर सकते हैं। अगर अभी मैं कंसोल करूंगा, ये स्पेलिंग कहाँ गलत है भाई, यहाँ पे A2 आ गई उठ के। तो ये जो उसने पिक किया, ये डायनेमिकली किया है ना प्रॉपर्टी का नाम। अब यहाँ मैं प्रॉपर्टी का नाम जाके चेंज कर दूं, मुझे सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना है बस। सही है, तो इस तरह कॉल हो गया ये। इसको जाहिर सी बात है, ये फंक्शन है ना, तो हमें देख के करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी हम सिर्फ इसको देखें नेम को, तो नेम इस तरह आएगा। सही है, फंक्शन को भी हम देख लेंगे, लेकिन डायनामिक आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह हो सकता है। सही है, ये वही इसने बताया हुआ, देख लो। इन्फो का नेम दिया उसने, नेम, और इन्फो को यहां रख दिया। यहां रखा तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसकी वैल्यू आ गई और ये हमारे पास डम्बो पिक हो गया। सही। इफ यू ट्राई टू एक्सेस अ प्रॉपर्टी दैट डजंट एग्जिस्ट, यू विल गेट अनडिफाइंड। अगर हम डक को एक्सेस करते हैं यहाँ पे, जो कि डक के अंदर कोई अगर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, फॉर एग्जांपल डक डॉट वॉक, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, क्या देगा भाई, अनडिफाइंड। मतलब ये प्रॉपर्टी उस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं है। चलें यहां तक प्रैक्टिस करें, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इन ऑपरेटर
हमें ये बताता है कि ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है या फिर नहीं। अगर मैं इसको उठाता हूँ, हमारे पास डक मौजूद है, राइट। डक का ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको कोई प्रॉपर्टी लिखनी है तो आप पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा ईट, ठीक है। ईट को आप इसमें रखें इन्वर्टेड कॉमास में, और आप कहें ईट इन डक। फॉल्स आ रहा है क्योंकि डक के ऑब्जेक्ट के अंदर ईट की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप लेग्स लिखते हो यहाँ पे तो अब क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि प्रॉपर्टी मौजूद है। तो इन का ऑपरेटर हमें ये बताता है, सही है। ये हम किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू स्टोर हो जाए, फिर हम इसको आगे यूज़ कर लें, या इफ़ के अंदर आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, सही है। इस तरह आप इफ़ के अंदर इस तरह डायरेक्ट रख सकते हैं, सही है। इसमें भी ये अगर ट्रू होगा तो ये अंदर आ जाएगा, वरना ये नहीं चलेगा अगर फॉल्स होगा तो। कॉलिंग करनी है, हमने कॉलिंग कर चुके हैं पहले ही कि किसी मेथड को कॉल करना है तो डॉट लिख के नाम लिखेंगे और आगे ब्रैकेट्स डाल देंगे तो ये चल जाएगा। You can also use the square bracket notation to call this. अगर स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन से करना है तो हम इस तरह कॉल करेंगे। अभी हमने देखा था ना, ये जो था हमारे पास, हमने जो डायनामिक किया था, कहाँ किया था, ये रहा, ठीक है। अगर हम प्रॉप नेम अलर्ट क्वैक देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमें क्या लगाने पड़ेंगे, इस तरह से ब्रैकेट्स, ठीक है। तो तभी ये कॉल होगा, वरना ये कॉल नहीं होगा। अब आप आ जाओ यहाँ पे, इसको देखो, हो रहा है कॉल। अगर हम ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या होगा, ये कॉल नहीं होगा। इसकी वैल्यू जो भी आ रही होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा जो कोड था वो दिखा दिया हमने, ठीक है। इसको कॉल नहीं कर सका ना वो, तो कॉल के लिए उसको क्या चाहिए, दो ब्रैकेट्स। तो हम दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक तो ये और एक ये, ठीक है। तो आपको फिर जज करना पड़ेगा कि अगर ये प्रॉप नेम आ रहा है और प्रॉप नेम को आप रखते हो, अगर वो फंक्शन है तो आप ये ब्रैकेट्स दिखाओ, वरना नहीं दिखाओ, ठीक है। एडिंग मोर प्रॉपर्टीज इन मेथड्स। अगर एक दफा आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है तो आप क्या उसके अंदर और प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं रन टाइम पे या नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल बाय डिफॉल्ट, which means that their properties and methods can be changed or removed, and new properties and methods can be added even if they were declared using const, ठीक है। ये बात हमने बहुत पहले पढ़ी थी कि अगर const के आप असाइन कर दोगे नॉन प्रिमिटिव वैल्यू तो क्या होगा, क्या होगा, वो चेंज हो सकता है। और const से हमने क्या देखा था कि const रीअसाइन नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसको ऑब्जेक्ट असाइन करोगे तो तब वो हो सकता है, ठीक है। तब उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी शेक कर जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी वो यही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट्स आर म्यूटेबल बाय डिफॉल्ट, मतलब ऑब्जेक्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं, which means that their properties and methods can be changed or removed, and add new properties and methods can be added even if they were declared using const. Frozen object. It is possible to freeze an object and make it immutable. We won't be going into that, but you can read more about that. ठीक है, आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा और देखिएगा कि फ्रोज कैसे कर सकते हैं। फ्रोज का मतलब है एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको आपने फ्रीज कर दिया। अब प्रोग्राम चल रहा है, किसी कहीं ऐसी जगह आ गई कि कोई नई प्रॉपर्टी उसके अंदर ऐड हो रही है, लेकिन ऐड नहीं होगी, एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या किया होगा, फ्रीज किया होगा। ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बनाया, यहां हमने लिखा ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज और इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया, अभी ऑब्जेक्ट क्या हो गया,
फ्रीज। अब यहाँ पे एरर आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉप्स को अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज नहीं होगा। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जब आप काम करेंगे कि आपको उनको चेंज करना ही नहीं है, आपने जो प्रॉपर्टी बनाई है आपको वही चाहिए, ठीक है, तो आप उसको क्या कर दोगे, फ्रीज। फ्रीज करने से होगा कि कहीं भी चेंज हो रहा होगा तो उसमें चेंज नहीं आएगा और वो एरर दे देगा, ठीक है, समझ आया फ्रीज का। अदरवाइज अगर आप फ्रीज नहीं करते हो तो आप यहाँ जाओ, हमने डक को एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो ये पहले इसको बंद करते हैं। डक हमारे पास यहाँ पर एक्सिस हो रहा है, ठीक है, आपने कहा डक डॉट नेम इज इक्वल्स टू, क्या नाम दे, आबिद, डक का नाम है आबिद, ठीक है। अब अगर आप डक को प्रिंट करते हैं तो डक का नाम क्या आएगा, ठीक है, आई बात समझ में। अगर ये फ्रीज होता तो एरर दे देता, तो आप यहां से वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, लेग्स को भी चेंज कर दो, लेकिन जैसे आप रिफ्रेश करते हो तो अब डक की वैल्यू क्या होगी, क्वेक की होगी। ये सिर्फ रन टाइम के लिए, सही है, ये टेम्परेरी चेंज होता है, क्योंकि ये तो हमने लिख दिया है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो रन टाइम के लिए। ये आपको बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अगर आपको रिमूव करनी है कोई प्रॉपर्टी तो आप रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट लिखो और एलिफेंट तो ऑब्जेक्ट है और डॉट जो भी आपको प्रॉपर्टी डिलीट करनी है वो नाम लिख दो यहाँ पे, ठीक है। डक की एग्जांपल लेते हैं, डक, हम कहते हैं डिलीट डक, आगे क्या था, लाइफ फ्लाई, एरर दे रहे थे, डॉट नहीं डाला, ठीक है, ट्रू हो गया। अब आप डक को देखो, इसके अंदर फ्लाई नहीं होगा। और डिलीट करनी है प्रॉपर्टीज, और डिलीट करो, डक डॉट, आप ग्रीट को भी कर दो, अब दोबारा से डक को प्रिंट करो, अब ये हो गया, ठीक है। आ रही है बात समझ में, सिर्फ रन टाइम पे रिफ्रेश करोगे दोबारा से ऑब्जेक्ट री इनिशियलाइज होगा और जो कोड में लिखा हुआ है वैसा हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए उसने कहा था कि क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये सांचा है, इसके अंदर जो वैल्यूज फिट कर दी। अब इसके अंदर आप नई नई वैल्यूज डाल के अपना काम निकाल सकते हो, लेकिन इन दी एंड ये क्या होगा, सांचा ही रहेगा, मोल्ड ही रहेगा, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, it is even possible for an object to contain other object. These are known as nested objects. Here is an example of an object that contain a group of nested object. Each nested object represent a different shape. The container object has assigned to the value. अच्छा जी, देखो ऊपर हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट शेप्स के नाम से, सही है। अब उसके अंदर डिफरेंट शेप्स हैं, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और फिर उनको हमने क्या असाइन किया है, उनकी वैल्यू की जगह हमने क्या दिया, ना फंक्शन है ना सिंगल वैल्यू है, इसके अंदर क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है ना इसके अंदर। तो अब हम कैसे एक्सेस करेंगे, शेप्स डॉट ट्रायंगल डॉट साइड्स, शेप्स डॉट स्क्वायर डॉट साइड्स, इस तरह एक्सेस होगा ना। पहले शेप्स डॉट ट्रायंगल हुआ, इसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, अब डॉट करोगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो इस तरह आप एक्सेस कर सकते हो चीज़ों, देखो शेप्स डॉट ट्रायंगल डॉट साइड्स, और इस तरह भी कर सकते हो। तो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो हमारी जो एग्जांपल थी बायोडेटा की, हम वो लेते हैं, ठीक है। बायोडेटा, इसमें आपने नेम दिया, बल्कि एसटीयू नेम करते हैं। अब इसको खाली छोड़ देते हैं, फादर नेम,
हमने कहा फोन नंबर, फिर आपने कहा एड्रेस। अब एड्रेस आपने, अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट्स देखी हो, वो आपसे अलग अलग मांगता है, स्ट्रीट नंबर अलग मांगता है और सिटी अलग मांगता है, कंट्री अलग मांगता है। तो फिर अगर उसको इस तरह डेटा स्टोर करना पड़ेगा तो उसको एड्रेस का क्या बनाना पड़ेगा, पूरा का पूरा अलग ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर वो क्या रखेगा, स्ट्रीट नंबर, ठीक है। फिर वो क्या रखेगा, सिटी बोल दो, चलो सिटी क्या है, कंट्री भी बोल दो। ये सारे एड्रेस के वो है ना, तो ये इस तरह आएंगे, ठीक है। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज होता है इस तरह, सही। कोई सवाल? एक्सेस करना है, आप एक्सेस करो। कैसे एक्सेस करोगे, बायोडेटा, बायोडेटा डॉट डॉट करोगे, देखो ये सारे आ गए, फिर डॉट करोगे, फिर आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका है इसको बनाने का। अच्छा, दिस कीवर्ड क्या करता है? दिस एक कीवर्ड है, जिस तरह कॉन्स्ट है, लेट है, दिस है। दिस क्या करता है? This, the keyword this can be used inside an object to refer to the object itself. It is often used in methods to gain access to the object properties. To see an example of when we might use this, consider example of the square object we saw earlier. ये एक ऑब्जेक्ट है जो हमने देखा है। अब ये बता रहे हैं कि दिस को आप कैसे यूज कर सकते हो। दिस का मतलब होता है, अगर आप ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर दिस यूज कर रहे हो, जब आप दिस लिखते हो ना, तो उसके अंदर उसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ जाता है। जब रेफरेंस आता है तो उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं उसकी। जिस तरह आप देखो, यहाँ पे स्क्वायर है आपके पास, अभी हम इसको यहाँ इनको नहीं देखें तो हमारे पास क्या है, ये दो प्रॉपर्टीज है, साइड्स और लेंथ। अब एक हमने क्या बनाया, फंक्शन बनाया किसका, पैरामीटर का, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इनकी वैल्यू भी चाहिए और इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो मैंने क्या, दिस, जैसे ही मैंने दिस किया, मैं डॉट करूंगा तो मेरे पास जो जो इसकी प्रॉपर्टीज है ना, इनके अलावा वो सारी आ जाएंगी। लेंथ भी आ जाएगी, साइड्स भी आ जाएंगी, कुछ और डालेंगे वो भी आ जाएगी। तो दिस का मतलब क्या है, स्क्वायर का रेफरेंस। अब स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो दिस के अंदर आ जाएंगी। हम क्या करते हैं अभी टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और इसको लॉग करते हैं दिस को, देखें क्या आएगा। इसमें नहीं, इस वाले फंक्शन। ठीक है, ये हमने टेस्ट का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंसोल किसको कर रहे हैं, दिस को। इसको कॉल करेंगे, कॉल हो जाएगा यहाँ पे। इसका बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही बोल के, स्क्वायर का स्क्वायर हमने यहाँ पे बनाया, स्क्वायर डॉट टेस्ट।
क्या रिटर्न किया इसने हमें, हैं ये अनडिफाइंड नहीं, ये किया ना हमें, क्या रिटर्न किया है, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। इसका क्या मतलब है, मैं आपको जो बता रहा था कि दिस क्या है, पूरा रेफरेंस है उसका, ठीक है। तो उसके आप अब क्या कर सकते हो, आप दिस डॉट साइड्स कर सकते हो, दिस डॉट लेंथ कर सकते हो, दिस डॉट टेस्ट भी कॉल कर सकते हो टेस्ट के अंदर दोबारा से, ठीक है। तो दिस के अंदर क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई तो जुबानें नहीं आपकी, बोलो ना नहीं आई भाई, या एक से आके साए पेपर पे लिखाऊं, नहीं आई, बोलो नहीं आई। किस किस को नहीं आई, तो चुप क्यों बैठे हुए थे भाई? देखो मैंने दिस लिखा है टेस्ट के अंदर, कंसोल कहाँ किया, ये यहाँ किया है ना। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं तो मुझे क्या रिटर्न मिलता है, पूरा ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि दिस के अंदर, दिस को आप कहीं भी लिखें, किसी फंक्शन में लिखें, किसी ऑब्जेक्ट में लिखें, दिस इस स्क्वायर, जो स्क्वायर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसका क्या है, रेफरेंस है। दिस के अंदर डॉट साइड भी आएगा, डॉट लेंथ भी आएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। तो आप दिस डॉट लेंथ करो, दिस डॉट लेंथ करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, लेंथ, और लेंथ की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो दिस डॉट करके समझे, दिस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका पूरा उसने लिया हुआ है। अब आप उसको डॉट करके कहीं भी कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते थे, इस लेंथ को यहां पर डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, तो आप दिस के थ्रू जो है ना क्या करते हो, इसको यूज करते हो, सही। इसको कैसे कॉल करते डायरेक्ट, आप कर ही नहीं सकते थे। अगर आप स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे तो फिर एरर आ जाता है, इसलिए उन्होंने दिस का वो दिया है। दिस करो, डॉट लेंथ करो, डॉट साइड करो, या जो भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं सारी आप एक्सेस कर सकते हो, सही। अच्छा, आप पढ़ते हैं, द कीवर्ड दिस कैन बी यूज्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट टू रेफर टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। It is often used in methods to gain access to the object's properties. To see an example of when we might use this, consider the example of a square object we saw earlier. ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है। The problem with this object is that all information about the square is hard coded. Hard coded का क्या मतलब होता है, hard coded एक वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं, उसका मतलब है कि सारी प्रॉपर्टीज फिक्स लिखी हुई है हमने, ठीक है। ये चेंज नहीं होगी ना, एरिया 25 ही रहेगा, पैरामीटर 20 ही रहेगा, ठीक है। ये कोई डायनामिक वैल्यू नहीं है, हार्ड कोडेड है। एक डायनामिक होती है, उसका मतलब क्या है कि आपको नहीं पता कौन सी वैल्यू कब आ जाएगी, कैसे आएगी, जो यूजर देगा या जो इनपुट मिलेगा उस हिसाब से वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ आपको पता है कि पैरामीटर जब भी मैं कॉल करूंगा क्या आएगी वैल्यू 20, क्योंकि हमने लिखी हुई, सही है। The problem with this object is that the all information of the score is hard-coded properties. This isn't necessary since we can use methods to calculate the parameter and area based on the values of the sides and length. हम पैरामीटर और एरिया को जो है वो क्या कर सकते हैं, डायनेमिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 की जगह मैं 5 कर दूं तो ये 5 और 25 और जो 20 है ये किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों की बेस पे हमें आंसर लिखा हुआ है, लेकिन हमें इनको डायनामिक करना है कि कोई भी प्रॉपर्टी यहां से चेंज करे तो हमें पैरामीटर और एरिया नया मिले हमेशा, सही है। नहीं समझ आई? नहीं आई? कैसे लोग यार आप लोग? नहीं आई तो बोलो ना, मैं पूछता रहूंगा आप लोगों से। मैं ये कह रहा हूं हार्ड कोडेड का मतलब होता है कि आपने एक दफा वैल्यू लिख दी, अब आपको पता है आप स्क्वायर डॉट साइड्स करेंगे हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, पैरामीटर क्या आएगा 20 आएगा। लेकिन जब आप हार्ड कोडेड से हटाते हैं तो अब क्या होगा, अब इन दोनों की बेस पे आएगा ना रिजल्ट। तो ये हार्ड कोडेड नहीं है। हार्ड कोडेड वैल्यू वो होती है जो आप एक दफा लिख दें,
और वो फिर वैसी ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब 20 कैसे चेंज होगा खुद ब खुद? नहीं हो सकता ना। इसको चेंज करने के लिए आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसके अंदर से आपको दोनों को मल्टीप्लाई करवा के रिटर्न करना पड़ेगा। सही है? तो ये डायनेमिक होगी, वरना ये क्या रहेगी? हार्ड कोडेड। आपके पास है रोल द डाइस, एक हमारे पास क्या है? फंक्शन, वो है गेम है। अब ये कह रहा है लेट्स फिनिश द चैप्टर विद अ कोडिंग प्रोजेक्ट, वी विल क्रिएट अ डाइस ऑब्जेक्ट दैट हैज साइड्स, प्रॉपर्टी एंड अ रोल मेथड। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि जिसके अंदर साइड्स क्या है? 6 है, और रोल का क्या है? एक मेथड है जो क्या रिटर्न करता है? मैथ डॉट रैंडम 0 से 1 के दरमियान रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आप उसको किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लिमिट बढ़ जाती है और वो वहां तक रिटर्न करता है, और मल्टीप्लाई करके तो होल नंबर आता है। तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। ऐसा ही है ना? तो ये एक मेथड है, हम कॉपी करते हैं, ऑब्जेक्ट है, सॉरी, डाइस, साइड्स और रोल। अब क्या कह रहा है वो? बस ये कह रहे हैं इसको कॉल करो, डाइस डॉट रोल। ओहो, इधर कॉल होगा ना, ये ऐसे कॉल होगा या ब्रैकेट लगाएंगे? अब जब भी आप इसको कॉल करोगे हमेशा नया रिजल्ट आएगा। अब अगर वो कह रहा है कि डाइस डॉट साइड्स को आप यहाँ पे अभी के लिए रन टाइम पर 20 कर दो, मैंने कहा मेरे डाइस की जो साइड्स है वो 20 हैं, तो अब अगर मैं रोल करूंगा इसको तो 20 से आएगा ना, 20 से रिलेटेड आएगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया रन टाइम पे। सेम काम अगर हम यहाँ करते तो यहाँ हो जाता, लेकिन वो रन टाइम पे हो रहा है। ठीक? और कोई सवाल है किसी को? नहीं है सवाल? ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाने अभी